तो जेम्स कैमरॉन एक बार फिर से वापस आ चुके हैं अवतार के नए पार्ट को लेकर, जिसका नाम है फायर एंड ऐश। लेकिन सवाल ये है कि ये मूवी दिल जीत पाई या फिर सिर्फ आंखों को। चलो बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू शुरू करते हैं। अगर हम लोग मूवी के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उसका सिनॉप्सिस वही है जो तुमने पिछली 2 पिक्चर्स में देखा है। इंसान पेंडोरा पे कब्जा करना चाहते हैं, वहाँ के नावी लोग उनको आने नहीं देना चाहते। पूरे वॉर के बीच में जेक सुली और कर्नल क्वेरिच की राइवलरी अलग चल रही है, लेकिन अभी स्टेक्स बढ़ चुके हैं क्योंकि जेक की फैमिली इन्वॉल्व है। सुना सुना लग रहा है ना? हाँ, ये पूरी मूवी भी देखी देखी ही लगेगी, बिकॉज मोर और लेस अवतार फायर एंड ऐश वही सेम फॉर्मूला को रिपीट करने की कोशिश करती है जो पिछली 1-2 मूवीज से करती आ रही है। मीनिंग विजुअल तो एकदम फायर है, लेकिन प्लॉट थोड़ा ऐश जैसा है। और स्पीकिंग ऑफ विजुअल्स, अगर उनके ऊपर ही बात करी जाए तो भाई इसका स्पीकिंग ऑफ विजुअल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था। लेकिन उसमें भी कुछ चीजें हैं। जेम्स कैमरॉन ने इस मूवी को 2 अलग अलग फ्रेम रेट पर शूट करने का डिसाइड किया था। एक जो है वो 48 FPS है और एक 24 FPS है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड मूवीज में होता है। और मूवी इसी बीच में जंप करने लगती है। इसको तुम ऐसे समझो जैसे नेशनल ज्योग्राफिक या बाकी चैनल्स को तुम एकदम 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी में 60 FPS में देखते हो तो कैसे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल फील होते हैं ना, ये मूवी भी कहीं कहीं पर वैसी लगती है। आई अंडरस्टैंड कि आप उसको वो सेम फील देना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद ना बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो बंद कमरों के अंदर हैं, लैब्स के अंदर हैं, वो भी 48 FPS पे शूट होते हैं, तो वो काफी फास्ट मूव करते हैं। एंड अगर मूवी 3.5 घंटे की इसी 48 FPS पे चलती रहेगी तो आप यूज्ड टू हो जाते हो। लेकिन फिर बीच में कुछ सीन्स ऐसे आते हैं जो 24 FPS पे है तो एकदम स्लो मोशन वाले फील होते हैं। मूवी लगातार इन फ्रेम रेट्स के साथ जंप करती रहती है। मे बी क्योंकि विजुअल इतने अच्छे हैं तो बहुत सारे लोगों को ये नोटिस भी ना हो, लेकिन मेरे लिए पर्सनली थोड़ा सा इमरजेंसी ब्रेक हो रहा था वहाँ पर। लेकिन हाँ, विजुअल एज यूजुअल एकदम स्पॉटलेस। छोटे छोटे फायर के पार्टिकल्स हैं, पानी है, इनफैक्ट पानी की जितनी भी सीक्वेंस हैं जो आधी पानी में और आधी पानी के बाहर दिखती हैं, वहाँ तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम खुद पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हो कैरेक्टर के साथ में। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग प्लॉट और कैरेक्टर्स के ऊपर बात करना शुरू करें तो ये मूवी कुछ भी नया नहीं करती है। जब मूवी खत्म होती है तो स्पॉइलर नहीं है कोई भी, बस तुमको बाहर निकल कर ऐसा लगेगा कि तुमने वही सेम चीज देखी है जो तुम पिछली 2 मूवी से देखते आ रहे हो। मतलब वही जेक सुली और कर्नल क्वेरिच के आपस के बीच का झगड़ा चल रहा है। उनकी फैमिली इंटेग्नेल हो चुकी है और एक ग्रैंड वॉर को दिखाने की कोशिश करी जा रही है, जो सही है, देखने में भी अच्छा लगता है। जैसे मैंने कहा कि विजुअली वो बहुत बढ़िया है, लेकिन स्टोरी वाइज ऐसा फील नहीं होता है कि तुम उसी कैरेक्टर की जर्नी में उसके साथ आगे बढ़ रहे हो। पॉइंट A से पॉइंट B तक मूवी जाती है और उसके बाद जंप करके पॉइंट A पे वापस आ जाती है। और इसी वजह से ना मूवी का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इसके एक्शंस हैं। एक्शन से मेरा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है। जहाँ पर भी कोई कैरेक्टर कुछ एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, किसी क्रिएचर के ऊपर बैठ के उड़ना हो, पानी के अंदर स्विम करना हो, बेसिकली एनीथिंग विजुअली डायनेमिक, जहाँ पर भी कोई मूव करने की कोशिश कर रहा हो वो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ पर भी कैरेक्टर के बीच की कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, दैट वाज द बोरिंग पार्ट ऑफ फॉर मी, बिकॉज मैं उसमें इंटरेस्टेड था ही नहीं। मुझे पता है कि क्या होने वाला है। तो कुल मिला के अवतार फायर एंड ऐश मुझे एक अच्छी मूवी लगी और इसका रीजन बहुत सिंपल है। अवतार हम लोग शायद प्लॉट के लिए नहीं जाते, हम लोग जाते हैं उसके विजुअल्स के लिए, जो ये मूवी बहुत ही सुपर तरीके से कर लेती है। अदर देन द फ्रेम रेट इशू मुझे कुछ ऐसा फील हुआ नहीं जिसके बारे में मैं कंप्लेन कर पाऊँ। लेकिन हाँ, तुम अपनी एक्सपेक्टेशन को बस ये मैनेज करके चलना कि मूवी विजुअली काफी बढ़िया कुछ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अवतार फायर एंड ऐश विजुअल्स के लिए एक सॉलिड एक्सपीरियंस है। अगर तुम अवतार प्लॉट के लिए नहीं एक्सपीरियंस के लिए देखते हो तो ये मूवी तुम्हारे लिए है। और हाँ, अगर रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो कॉस्मिक नाइट को।